नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत लाभ हो रहा होगा हमारे इस सेशन का, जुनून बैच का, प्रैक्टिस सेशन बैच का। बिहार पुलिस की भर्ती आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जल्द ही आने वाली है। हो सकता है जुलाई तक, इस जुलाई के लास्ट तक नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में कहते हैं ना, अखाड़े में जाने से पहले तैयारी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी आपके पास समय है, और मैं ये मानता हूँ कि दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा यूपीपी का, तो भी आपके पास करीब पूरे 5 महीने हैं। और ये 5 महीने की तैयारी में किसी भी ऑल इंडिया के किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल की अच्छी तैयारी हो सकती है। बस ज़रूरत है मेहनत के साथ लग जाने की। तो जिसका भी वर्दी का सपना है, उसे पूरा करने और उस सपने को साकार करने में हम सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर हैं आपके साथ। बस ज़रूरत है हम चले 2 कदम तो आप भी 1 कदम चले। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। सच्चाई है दोस्त। आप जिन घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं ना, आपका कंपटीशन आपके 10, 5, 20, 25 मित्रों से नहीं है। आपका कंपटीशन 25-25 लाख, 30-30 लाख, 20-20 लाख जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उन कैंडिडेट्स से है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग कुछ करना भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत 16 और अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है। अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या? बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत आराम से। ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, तो 3 गुणित 16 बराबर 48, और अंतिम 3 का 15 है तो 15 तियां 45। अब ये जोड़ लो आप। ठीक है, ये क्या है भाई? ये फर्स्ट 3 है, यानी a प्लस बी प्लस सी है, और ये लास्ट वाला है यानी b प्लस सी प्लस डी है। घटा दें अगर तो 3 बराबर आ जाएगा b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a माइनस डी, और लास्ट जो नंबर है वो a माइनस 20 है, और ये बराबर 3 है। तो पहली संख्या a बराबर 23 हो जाएगी। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जनसंख्या का 40%, कुल जनसंख्या का 40% महिलाएं हैं, पुरुषों की कुल संख्या का 75% शिक्षित हैं तथा शेष बचे हुए 225 अशिक्षित हैं। यदि महिलाओं की कुल संख्या का 70% शिक्षित है तो कितनी महिलाएं अशिक्षित हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। मान लेते हैं कुल जनसंख्या 100 है, और 100 जनसंख्या में 75% शिक्षित है, पुरुष 40% महिलाएं हैं। चलो ठीक है, फीमेल कितनी हो गई? 40%, फीमेल 40%, तो मेल कितने हो गए? 60%। 60 परसेंटेज हटा दो, मान लो टोटल 100 है ना, सिंपल बात। ठीक, अब कह रहे हैं कि कुल संख्या का, पुरुषों की कुल संख्या का 75% शिक्षित हैं तथा शेष बचे 225 अशिक्षित हैं। अब बात समझो, अगर 75% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हैं? 25%। 25% का मतलब 1/4 बराबर 225। यानी आप ये कह सकते हो कि 15 बराबर 225 है, तो 1 बराबर 15, 15 225। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 40। तो 1 40 बराबर कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 600। ये महिलाओं की पूरी संख्या हो गई 600। इस 600 में कह रहे हैं कि 70% शिक्षित है, तो कितनी अशिक्षित है? 30% अशिक्षित है। डबल जीरो घटा देंगे, 6 त्रिक 18, 180 महिलाएं अशिक्षित हैं। सिंपल सवाल, फिर से समझ लो। अगर पूरी जनसंख्या 100 है तो महिलाएं 40, पुरुष 60। अब क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष हैं उसकी 75% लोग शिक्षित हैं और शेष अशिक्षित है। तो शेष कौन? 25%। 25% अशिक्षित है वो, और उनकी संख्या कितनी दे रहे हैं? 225। तो यानी 60 का 25% यानी 15 इज इक्वल टू 225, तो 1 इज इक्वल टू 15, तो 40 40 यानी महिलाओं की संख्या बता रहा हूं मैं, तो 40 बराबर आ गया 600। महिलाएं हो गई 600,
600 महिलाओं में कह रहे हैं कि 70% शिक्षित हैं, तो कितनी अशिक्षित हैं? तो अशिक्षित कितनी है? 30%। ये 180। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 3 ग्रह किसी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में घूमते हैं। वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षाओं में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकाल लेना। किसका एलसीएम निकाल लेना है? 200 का, 250 का और 300 का। तो कितना एलसीएम आ रहा है भैया? तो इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा, इसका एलसीएम आपको मिलेगा 3000। ठीक है, इसका एलसीएम मिल जाएगा आपको 3000। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा कि कब मिलेंगे? 3000 दिनों बाद ये ग्रह एक दूसरे से एक कक्षा में मिल होंगे। वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षाओं में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे, यानी सीधे में होंगे। क्लियर है? मतलब क्या है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस घूम रहे हैं 200, एक 200 घंटे में, 200 दिन में, एक 250 दिन में और एक 300 दिन में चक्कर लगाता है। तो एक साथ घूमना शुरू करें तो फिर कब मिलेंगे? तो 3000 के दिनों पर फिर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3/5 का अनुपात है। 3/5 का अनुपात है, ठीक है ना? ध्यान देना जरा सा। कह रहे हैं कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में कितना अनुपात है? 3/5 का अनुपात है। 3/5 का अनुपात है। यदि शंकु का आयतन 120 पाई मीटर, नहीं सॉरी, इसका सवाल कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 1 मिनट, मैं आपको चेक करके बताऊं। कह रहे हैं अच्छा 120 पाई मीटर क्यूब हो तो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है? बहुत सिंपल बात, समझने की कोशिश करो दोस्त। अगर ये है तो इसको मान लो ये 3x है और ये 5x है, कोई दिक्कत नहीं, 3x 5x मान सकते हैं। अब कह रहे हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h बराबर 120 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, r² कितना हो गया? 9x² और h का गुणा कर देंगे तो 5x बराबर कितना हो गया? इन 3 इधर गुणा हो जाएगा तो 12 3 36 360, 9 चौके 36 40 और ये 5 8, यानी x बराबर आ जाएगा x³ बराबर 8। तो आप x बराबर क्या ले लेंगे? 2। तो आपको त्रिज्या कितनी मिल गई? 6 और हाइट कितनी मिल गई? 10। अब क्या कह रहे हैं? तिरछी ऊंचाई। लेटरल हाइट L इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h² बराबर r का कितना स्क्वायर हो गया? 36 और h का कितना हो गया? 100, यानी 136 √136 का मतलब ये हो गया कि आप √136 कितना आ जाएगा भैया? 4 गुणित 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। अच्छा ठीक, यानी 2√34। L की वैल्यू कितनी आ गई? L बराबर आ गया 2√34। ये आपका आंसर है 2√34, डी ऑप्शन। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 2 सही 1/2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर प्रति सेकंड है तो मैदान की त्रिज्या क्या है? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये 2 सही 1/2 है। ठीक है, मैं इसको सही कर, चारों तरफ 2 सही 1/2 सेकंड में एक चक्कर घूमता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर प्रति सेकंड है तो आप देखो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी? 2πr। एक चक्कर में वो अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा, उसकी परिधि के बराबर। और क्या चल रहा है? दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 66 गुणित 5/2 यानी 33। और 33 का मतलब हो गया 33 × 3 = 15, 3 × 15 = 16, 165। और यहां से आप r निकाल लोगे तो मैदान की त्रिज्या r 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर हो गया 165। 11 दूना 22, 11 1 का 11, 11 25 55 और तो कुछ है नहीं। r बराबर हो जाएगा आपको 15 105/4। 105/4 का मतलब हो गया 25 चौका 100, 26 सही 25, 26.25। ये आपका डी ऑप्शन हो गया।
सॉल्व कर लेना, सिंपल सवाल है। अब आप समझ लो, एक घोड़ा वृत्ताकार मैदान के चारों ओर कैसे 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और उसकी चाल है 66 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में वो 66 मीटर जाता है, तो 2.5 सेकंड में कितना जाएगा? 165 सेकंड जाएगा, 165 मीटर जाएगा। और यही 165 मीटर क्या है? उस वृत्त का सरकमफेरेंस है, उसकी त्रिज्या है। तो आर यहां से कितना जाएगा? 26.25। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है और इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? तो सिंपल सवाल है ना, क्या है? 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के, आप देख लीजिएगा। ये कोई वर्गाकार मैदान है, इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा ये रास्ता बना है। बहुत सिंपल बात यह है कि रास्ते का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणी चौड़ाई होती है। तो अगर इस रोड की बात करें और इस रोड की बात करें तो लंबाई 200, 200, 400 हो जाएगा। 200, 200, 400। लेकिन यहाँ अब इस पर जब रोड पे आएंगे तो यहाँ ऑलरेडी इतना रोड 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर बना है, यानी ये कितना हो जाएगा? 195। 195 हो जाएगा। तो पूरी लंबाई हो जाएगी 2, 2, 400 और प्लस 195 का मतलब 200 और 200 और 95, 90, 2, 118, 95, 9, 2, 18, 190, 290, यानी 690 इसकी लंबाई हो जाएगी। कितनी लंबाई हो जाएगी? 605, 195 ना, 19 दूना 38, हाँ 380, 390, सॉरी 390। तो यह हो गया 790 गुणित 2.5। ठीक है, ये हो गया आपको 1975 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? क्षेत्रफल है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे भाई। या तो दूसरा तरीका क्या था भैया, ले लेते कितना? बाहर का क्षेत्रफल 200 का स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर, घटा देते तब भी आपको 1975 ही मिलता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्या बता दी? कुछ गड़बड़ हो गया ना। नहीं, ये मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी, ऐसा नहीं था। ठीक है, हो जाएगा क्या? 95, हाँ या सही तो था। ठीक है, आ जाएगा आपको 200 स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये कितना हो जाएगा? 20, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4 0 और 195 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, 25 हो जाएगा और 190, 9, 380 घटा दो, ये तो 75 आ गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 9, 9 में से जो गया 9 और 9 में से हट गया 1। ठीक, सही है, 1975। यहाँ से भी आप निकाल लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक तरफ शांत जल में एक तैराक, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। एक शांत जल में 9 सही 1/3 ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहे हैं कि एक तैराक शांत जल में 9 सही 1/3 9 सही 1/3 9 सही 1/3 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक तैराक शांत जल में 9 किमी प्रति घंटा की चाल से तैरता है या तय करता है। ठीक है, कर सकता है। यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने तथा धारा की दिशा में वापस आने में 3 गुना समय लगे तो धारा की चाल क्या है? सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कोई दूरी डी जानी है, ठीक है ना, कोई दूरी डी जानी। 1 मिनट, जरा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको कैलकुलेशन करने के लिए मुझे जगह मिल जाए। ठीक, अब आप देखो क्या बता रहे हैं।
क्या रहे हैं, मान लो कोई डी दूरी है, मान लिया तैराक की चाल कितनी है 9 × 27 एक 28/3 आप कह सकते हैं, और मान लीजिए धारा की चाल कितनी है, धारा y है, कोई दिक्कत नहीं। अगर धारा के साथ जाएंगे तो आपकी चाल हो जाएगी 28/3 प्लस y, और अगर धारा के विरुद्ध जाएंगे तो आपकी चाल हो जाएगी d/28/3 माइनस, और 3 घंटा 3 गुना समय लगता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल यहाँ लिया और यहाँ लिया, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा, d से कैंसिल हो गया। आप लिख लेंगे 28 + 3y/3 इज इक्वल टू 3 × ये गुणा होगा इधर 28 - 3y/3। ठीक है, इस ये 3 इस 3 से खत्म हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपको मिलेगा y, अब आप देख लीजिए, इसको थोड़ा जगह कम है, देख लेते हैं, चाहे इधर, ठीक, 28 + 3y बराबर 8 × 24 2, अरे यार ये 20 60 और 8 × 24 84 माइनस 9y, या यूँ कह सकते हैं आपकी 12y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 28 जाएगा तो 6, 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, हाँ 5 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको यहां से। अब आप देख लीजिए, इसको मैं यहां कर लेता हूं, इस तरफ दिखेगा आपको, साफ दिखेगा कि अगर 12y बराबर 56 मिल गया तो y बराबर 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 48 और 6 48 8/12, यानी 4 सही, 4 दूनी 8, 4 में 2/3 kmph। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 सही 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल समझ रहे हो ना, ऐसे सवाल अभी पिछले भी प्रैक्टिस सेट में कराया है, उसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में कराया है, लगातार इस तरह का सवाल मैं कुछ दिनों से कराते आ रहा हूं, इसलिए मैं बहुत आपको समझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो समझ लीजिए, तैराक की चाल 28/3 और धारा y, मान लिया दूरी d है, तो d धारा की दिशा में जाएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, और धारा के विपरीत जाएंगे तो चालें घट जाएंगी, समय यहाँ कम लगेगा तो गुणा कर लेंगे 3 बराबर हो जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा, यानी धारा की चाल 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है कि एक साझा कारोबार में B की पूंजी, देखो सवाल समझने की कोशिश करो, 2 साझेदार हैं A और B, क्या कर रहे हैं साझेदारी, कह रहे कि एक साझा कारोबार में बी की पूंजी, साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से, इसको सही कर लीजिएगा, बी की पूंजी ए से, एक मिनट, ए से आधी थी, यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाली हो, तो ए और बी का लाभ का अनुपात क्या है। बात समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं बी की पूंजी ए से आधी है, मान लिया बी की पूंजी 200 है, तो ए की पूंजी कितनी है, 100 है। यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, यानी 8 महीना इसने काम किया प्लस उसके बाद आधी पूंजी निकाली, तो आधी 50 बचा और 4 महीने चला, आधी पूंजी निकाल ली हो और 2 महीने बाद यानी 10 महीने तक, 8 महीने के 2 महीना बाद यानी 10 महीने तक ये चला है, और प्लस बचा कितना, ए ने 1/4 पूंजी निकाली हो, 1/4 का मतलब 150 बचा, 50 निकाल लेगा, गुणित 2, तो ए और बी के लाभ का अनुपात, तो यहाँ कितना हो गया 2000 और ये 300, 2300, और ये हो गया 800 और 2 1000, 0000 से खत्म हो गया, यानी 23 संबंधे 10 का अनुपात हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपने निकाल लिया,
23 संबंधे 10, यही ऑप्शन सही होगा, थोड़ा गलत लिख गया इसमें। 10 संबंधे 23 जो लिखा है वो कितना होगा, सॉरी 23 संबंधे 10, ये जो है ये होगा, ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 9वां सवाल कह रहा है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता का अल्कोहल प्राप्त हो। सिंपल सवाल है एकदम, मतलब कोई कुछ करना ही नहीं है ना, एकदम स्मूथ क्वेश्चन। 30% सांद्रता वाला अल्कोहल है, 50%, और इसको मिला के 35% सांद्रता का अल्कोहल बनाना है। इधर 5 हो गया, इधर 15 हो गया, 3 संबंधे 1, खत्म सवाल। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 6 महिलाएं अकेले एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं और 10 बच्चे उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि 6 महिलाएं, क्या है, 6 महिलाएं, ध्यान से समझिएगा। छह महिलाएं, क्या कह रहे हैं, 6 महिला किसी काम को 10 दिन में और 10 बच्चे उसी काम को 15 दिन में। तो पहले अनुपात बना लेते हैं ना, 10 से खत्म, 5 3 से, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी 2 महिला बराबर 5 बच्चे, ये क्लियर हो गया। बस अब तो सवाल में कोई दम ही नहीं बचा। अब क्या करना है, कह रहे हैं कि 6 महिला प्लस 10 बच्चे उस मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जिसको कि 6 महिलाएं कितने दिन में, 10 दिन में कर सकती थी। अब आप देखो यहां क्या हो गया, 5 बच्चे अगर 2 महिला के बराबर है तो 10 बच्चे कितनी महिला के बराबर होंगे, 4 महिला के। ये 10 बच्चों की जगह पे 4 महिला रख दे तो 6, यहां पे इस 10 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 4 महिला लिख सकते हो। और इस तरह से 6 4 10 महिला कितने दिन में करेंगी, जिसको 6 महिला 10 दिन में करेंगी। तो 10 से खत्म, महिला से खत्म, दिन कितना आ गया, 6 डेज। आपका सी ऑप्शन करेक्ट, कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे यहां तक। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 9 वर्ष और 3 वर्ष के लिए आयोजित साधारण ब्याज के मध्य अनुपात क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है यार, कोई धनराशि निश्चित है तो मान लेते कोई राशि पी है, 12% की दर से 9 साल का ब्याज बटा 100 संबंध है, इसी राशि पर 12% की दर से 12 वर्ष का ब्याज बटा 100, अनुपात पूछ रहे 100 से खत्म, पी से खत्म, 12 से खत्म, 3 से 3 तरीके 9 और 3 संबंधित 3 चौके 12, 3 संबंधे 4। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 75 मीटर ज्यादा है, यदि वृत्त की बी की त्रिज्या वृत्त ए की त्रिज्या से 3.5 मीटर अधिक है, तब वृत्त की परिधि ज्ञात करो। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो बच्चा। कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 75 मीटर ज्यादा है। चलो कोई वृत्त होगा, मान लिया कोई वृत्त है जिसकी परिधि है 2πr और उसका व्यास है 2r और इसका अंतर है 75। अब क्या कह रहे हैं, यदि वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त ए की परिधि, यहाँ पे ए लिख लो, वृत्त ए की परिधि, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए वृत्त ए की परिधि। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त ए की त्रिज्या से 3.5 मीटर अधिक है, तो वृत्त बी की परिधि क्या है। सिंपल सवाल है, समझ लेते हैं ना, क्या करना अपने को। अब यहां से देखो यार, क्या कॉमन ले सकते हो, 2πr माइनस 2r कॉमन ले लो और 22/7 -1 = 75 हो गया, या 2r = 22 में से 7 जाए तो 15, 15/7 बराबर 75, 75 हो गया, 15 5 75, 15 5 75 और ये 5 7 35, r बराबर आ गया आपको 35/2 यानी 17.5। ये r किसका है, a का r है। b का r कितना होगा, जो वृत्त b है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, b मान लो वृत्त b की त्रिज्या rb बराबर हो जाएगा 17.5, ठीक है, और 3.5, तो 17 3 20 21 हो गई। तो वृत्त बी की परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि सरकमफरेंस या परिधि बी की परिधि कितनी है, 2πr यानी 2 × 22/7 गुणित r कितना हो गया दोस्त, 21,
7 त्रिके 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, 1 13, 132। सिंपल सी सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं ना, एकदम आराम से स्मूथ क्वेश्चन, 30 सेकंड का क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं आपको? अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि समान दिशा में चलते हुए एक ट्रेन किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, जबकि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल तथा व्यक्ति की चाल क्रमशः 500 मीटर, 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सवाल है ना यार। कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है? सबको पता है कितनी दूरी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब समान दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल घट जाती है। तो समय पूछ रहा है कितने समय में पार करें, कितने समय बराबर दूरी बटा चाल, बराबर दूरी 500 और चाल कितनी हो गई भैया? 60 में से 63 में से 3 जाएगा तो 60 गुणित 5 बटा 18, तो 18 ऊपर कर दो। 5 से पहले इसी को काट दो, 100 बार कट जाएगा। 0 से 0 काट दो, 6 3 18 हो जाएगा और 10 तियां 30 सेकंड हो जाएगा। यही आपका आंसर है। कोई तकलीफ है? 30 सेकंड आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ऑप्शन छूट गया है, आपको मैं करा दे रहा हूं। कह रहे हैं, ऐसे सवाल हम करा भी रहे हैं, आपको लगातार करा रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। 12,000 रुपया है, 12% निकालना है इसका, फिर 12% निकालना है और फिर 12% निकालना है, क्योंकि 3 साल का पूछ रहा है। तो जब पहला 12% निकालते हैं तो 12 बरहम 144, 1440 होता है। फिर इसका 12% निकालेंगे आप तो 172.8 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। और फिर इसका 12% निकालेंगे तो इसका 12% हो जाएगा, ये कितना है भाई? 0.80। तो 12 बट्टा इसका 12% गुणित 12 बटा 100, चलिए 12 बट्टा 96, 6 9 और 12 बट्टा 96, 6 9, 12 दूनी 24, 24 9 33 की 3 हासिल 3 और 12 से 84, 84 3 87 8 और 12 1 का 12, 12 8 20। क्या अंक दशमलव लग जाएगा? 3 अंक। तो ये 20 दशमलव आ जाएगा आपको 736। अब आप देखो चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का होता कितना है? 3 3 1 होता है। दिक्कत है अगर कि कैसे 3 3 1 होता है, तो आप हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पढ़ लो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस यूनिक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज शायद आपने कभी नहीं पढ़ा हो, या पढ़ा भी होगा तो मुझी से पढ़ा होगा या मेरे चैनल पे पढ़ा होगा। अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है तो पहला ही टर्म 0 कर लो, तो ये 0 हो गया। यहाँ 3 कर लो और यहाँ 1 कर लो और जोड़ लो। 0 8 3 के 24, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21 2, 3 1 3 2 518 और यहाँ पे कर लो 20.73। ये हो जाएगा 3 7 4 11 1 8 1 9 2 1 3 5 539.13। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। सिंपल सवाल है ना। ठीक, अगला सवाल ध्यान देते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति एक